चलिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं लाइव प्रोसेस में। लाइव प्रोसेस जो है 4 चीजों से बनता है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे। लाइव प्रोसेस मतलब, लाइव प्रोसेस का बेसिकली डेफिनेशन क्या है बताइए। द प्रोसेस विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब आपसे हम एक सवाल पूछे थे कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं डालते लाइफ प्रोसेस में। बेसिक लाइफ प्रोसेस में वो नेसेसिटी नहीं है, क्यों? रीजन इसमें रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं डाला गया? यस, इसीलिए ये इतना भी नेसेसिटी नहीं है कि इसको डाल सकें। क्लियर है? यानी कि इन चारों के बिना इंसान बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, इसके बिना रह सकता है। क्लियर है? रहना नहीं चाहता है मगर रह सकता है। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब बात रह गया पहला, न्यूट्रिशन। क्लियर है? न्यूट्रिशन में हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को पता है 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक जिसको बोलते हैं, और एक क्लियर है? क्लियर है? ऑटो में आपको पता है कि 2 तरीके का होता, 2 तरीके का मतलब इसमें एक ऑटोट्रॉप में क्या क्या आ जाएगा। एक तो प्लांट जो खुद खाना बनाता हो। ऑटोट्रॉप का क्या मतलब होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता हो, उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। एक तीसरे तरीके का भी न्यूट्रिशन होता है जिसको बोलते हैं केमोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? केमोट्रॉप्स। शायद आपको बताया होंगे नोट्स में। केमोट्रॉप्स क्या होता है? जो केमिकल्स पे अपना गुजर बसर करता है। क्लियर है? तो वो उतना है नहीं सिलेबस में, तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आ गया। क्लियर है? अब हेटेरोट्रॉप्स जो होता है 3 तरीके का होता है। क्या क्या? पहला क्या क्या है? एक है पैरासाइट, एक है सैप्रोफाइट्स, और एक है होलोजोइक। अच्छा, जो इंसान है वो किस में आएगा? होलोजोइक में। तो यानी कि अगर होलोजोइक बोले तो इसमें आपका एमोइबा भी आता है और इंसान यानी कि ह्यूमन भी आता है, फ्रॉग भी आता है। सैप्रोफाइट्स में यानी कि इस सैप्रोफाइट्स को ही स्कैवेंजर्स कहते हैं, और मशरूम एक फंगी ही है, यानी कि हम फंगी ही खाते हैं। क्लियर है? पैरासाइट्स में, पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी में रहते हैं अपने गुजर बसर अपने खाना के लिए, और उसको किल नहीं करते हैं, थोड़ा सा हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि जोक हो गया, हंसाने वाला जोक नहीं, वो लीच होता है ना, लीच, वो बाल का वो क्या, वो जुए जिसको टिक्स कहते हैं। क्लियर है? वो चीज हो गया। अब सैप्रोफाइट्स में फंगी बैक्टीरिया, ये किस पे गुजर बसर करते हैं? ये डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स को खा करके, उसको खत्म करके, सड़ा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। होलोजोइक में क्या आ जाएगा? एमोइबा और ह्यूमन। मेनली अगर फोकस करेंगे तो हम किस पे फोकस करेंगे? एमोइबा पे पहले फिलहाल। ठीक है? एमोइबा का आपको पता है ना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। पहला था इंजेशन। इसमें है कि खाना एक नकली 2 नकली पैर बनाता है और उससे खाना को पकड़ता है, लेकिन बोलते क्या है? फॉल्स फिट, स्यूडोपोडिया, राइट? ठीक है? तो पहला होता है इंजेशन। इंजेशन लेने के बाद वो अपने अंदर ही डाइजेशन करेगा। एक बार बताइए एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? कहां से एंड किए थे, कहां से शुरू करना? चलिए, इंजेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, तुम किया। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब, सॉरी, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? जो भी फूड जो खाने के बाद अब्सॉर्ब हो गया था उसका किसी काम करने में यूटिलाइज करना। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस खा लिए हैं, पचा लिए हैं और सो रहे हैं। ठीक है? तो आप एसिमिलेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात? यही फैक्ट है। चलिए, बात समझ में आ गया। अब वो जो एमोइबा वाला डायग्राम था, ऐसे करके एमोइबा बनता है, उसको यहां पे फूड पार्टिकल दिखता है, तो दिखता है तो खाएगा। ठीक है? एक अपने अंदर जगह बना के, नकली वैक्यूल बना के, उसको एक पेट बना लेगा, वो बनाता है ना। अच्छा, ये जो 2 टांग बना के उसको पकड़ेगा,
इसको फूड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडोपीडिया, यानी कि सॉरी पीडिया बोल दिया यार, पोडिया, इन लोग के चक्कर में। स्यूडोपोडिया जिसको कहते हैं फॉल्स फिट। क्लियर है? अब ये अपने अंदर में उसको ले लेगा, अब डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करने के बाद कुछ वेस्ट बनता है और इसी तरीके से वापस उसको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फेंक देगा। अमोeba में ऐसे ही चलता है, होलोजोइक है। इंसान में भी होलोजोइक ही चलता है। अब आते हैं ह्यूमन पे। क्लियर है? क्या रेक्टम? चलिए, एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक होता है? ठीक है, माउथ से लेके जो एनस तक होता है उसी को पूरा क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो है 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, ये बात पता है? चलिए, अब हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ। माउथ के अंदर 3 चीज होता है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड होगा। हाँ, इस माउथ की बात करें तो यहां से पहला तो एक सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, दूसरा आपका बकल कैविटी होगा। बकल कैविटी बोले तो टिथ वगैरह की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो हमारा जो डाइजेशन है सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? माउथ से। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है? व्हाट इज फेरिंग्स? फुट। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ नोज, ईयर एंड माउथ, है ना? नोज जहां से जाके इस पॉइंट पे मिलेगा, माउथ का भी इस पॉइंट पे, और आपका और कौन सा था? ईयर। ईयर का भी इस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट है, उसी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। डायरेक्ट ब्रेन में, उसका नर्व ब्रेन में जाता है, लेकिन उसका कहीं तो एंड पॉइंट है ना। कभी तुम देखे हो कि ऐसे कान में खुजली होता है तो तुम अंदर में टंग भी इधर लगाते हो, हल्का करते हो, तो यहाँ का थोड़ा सा नॉर्मल होता है? कभी नहीं हुआ है? मतलब अच्छा, नाक वाला तो जाता ही होगा, ये तो पता है। क्लियर है? कान वाला तुम लोग कभी वाइब्रेशन ही फील नहीं हुआ? कान वाला कभी नली वहां से कनेक्टेड है, इसीलिए कहा जाता है ENT स्पेशलिस्ट। ईयर, नोज और कौन सा स्पेशलिस्ट? ENT में टी क्या है? थ्रोट, गधो, थ्रोट। ठीक है, चलो, ओस्टियोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप। ठीक है, स्टोमक हमारा जो है कुछ इस तरीके का शेप का होता है, इसको बोलते हैं जे शेप का हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक के अंदर लाइनिंग होता है किसका? म्यूकस का। ये किससे बचाता है? इसके अंदर में एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, और ये म्यूकस जो है हमारा उसी से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो हम आपके एंजाइम से बताएंगे, छोड़े नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आ रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है? सुनिए, डाइजेशन यहां तक, डाइजेशन जो है यहां से लेके यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, अब स्मॉल में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव टिश्यू किसके पास होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव टिश्यू किसके पास होता है? सॉरी, टिश्यू बोल रहे, जूस। पैनक्रियास के पास। पक्का 100%। प्रूफ दें? 3 एंजाइम्स का नाम बताइए उसका। ट्रिप्सिन है, फैट पचाता है। लिपेज है, सॉरी, लिपेज फैट पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, और एमिलेज है। तो आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और
फैट हो गया, सब पचाने वाला आ गया कवर, वाटर तो खुद पच जाता है। और न्यूट्रिएंट में आप क्या ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं ना, तो हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है क्या, किसका, फूड का, ठीक है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड से जो बेसिकली लिया गया न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। बाय बाय थ्रू विच, किसके द्वारा, बाय विच, विली विली, विली विली आंख वाली। अब विली विली क्या होता है, विली विली बता रहे हैं, कुछ इस तरीके का रहता है, यही होता है ना। विली विली जो है रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से। ये सब क्या है, ब्लड वेसल, यानी कि खून की नसें, खून की नसें, क्लियर, नसें बोल रहे हैं मतलब जिससे खून पास होता है। खून का नस, खून का बना रहता है, हाँ, तो ठीक है, बेसिकली पाइप, ब्लड वेसल, समझ में आया। तो इससे क्या होता है, जितना ये विली विली जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट और इसको ट्रांसफर कर देता है, जितना भी आपका नस होता है, ब्लड वेसल्स होता है। बाय विच प्रोसेस, बोलिए जल्दी, किस प्रोसेस से ट्रांसफर कर रहा है न्यूट्रिशन, है फूड एब्जॉर्ब किया, फूड का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में भेज रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि फूड इस बाउंड्री को क्रॉस करके आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है ना। बाय विच प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। बाय विच प्रोसेस, डिफ्यूजन, याद रखिएगा। जहां दो ऐसा चीज है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, उसके बाद ये बीच में कुछ लेयर है, कुछ भी चीज भरा हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी यहां से वहां पार्टिकल सप्लाई हो जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। ऐसा सिर्फ डिफ्यूजन हो सकता है। खुद सोचिए ना, यहां पे हम एक सिगरेट जला दिए और यहां पे हम अगरबत्ती जला दिए, दोनों का धुआं ऑटोमेटिक डिफ्यूज हो जाएगा, हाँ, मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरे रूम में आपको मिक्स्ड फीलिंग आएगा, मिक्स्ड स्मेल आएगा। तो यही तो होता है डिफ्यूजन, इसमें कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है जी, ये भी अब्जॉर्प्शन करेगा, बट क्या करेगा, सिर्फ आयन और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन से, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं, क्या, चाइम, CHYME, बताए हैं, CHYME, ठीक है। चलिए, एनस से इजेशन हो जाता है, क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं जूसेस की, क्लियर है। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक जूसेस, क्या आता है, गैस्ट्रिक जूसेस, क्लियर है। ये क्या क्या होता है सुन लीजिए, एक तो रहता है HCl, दूसरा रहेगा म्यूकस, और उसके बाद एक आपका हाँ, पेप्सिन नहीं, हाँ, पेप्सिन जो है कन्वर्ट होकर पेप्टोन्स में हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। देखिए, गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीज रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, म्यूकस, इसके लिए प्रोटेक्ट, इसका कुछ काम नहीं है, बेसिकली जूस नहीं है। HCl है इसीलिए म्यूकस है, HCl नहीं रहता तो म्यूकस भी नहीं रहता, बस इसका प्रेजेंस बता रहा है। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन पहले प्रोटीन में टूटता है, फिर प्रोटीन फर्दर किस में टूट के क्या बनता है, पेप्टोन्स बनता है, क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आया। एक और होता है जो शायद आपको नहीं पढ़ना होगा, रेनिन टूटता है कैसीन में, और ये फर्दर टूटेगा कैल्शियम में, इससे कैल्शियम मिलता है बॉडी को, क्लियर है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है, इसका मीडियम कैसा होगा, बेस या एसिड, बेसिक या एसिड, HCl है क्योंकि, इसीलिए। अब HCl में कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में कि HCl का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। शरीर में इतना खतरनाक एसिड रखा गया है पेट के अंदर, इसका प्राइमरी फंक्शन किस वजह से रखा गया, पहला इसका फंक्शन है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देना, और दूसरा इसका फंक्शन है डाइजेशन करना। कभी कभी हड्डी, कांटा, कुछ कुछ अनाप शनाप चीज निकल जाते हो तो उसको गलाएगा ना कोई, तो यही है वो, गलाने के लिए, क्लियर है, क्लियर है बात। चलिए, अब बात करते हैं लीवर की, किसकी, लीवर की। लीवर से
लीवर में एक पिगमेंट बनता है जिसका क्या नाम है? एक मिनट, सॉरी 85% वाटर। बाइल जूस जो है उसमें 85% मतलब पूरा अगर 100% बाइल जूस है तो 85 उसमें क्या मिलेगा? वाटर। और जो बच जाता है रेस्ट 12% में मोस्टली वो बिलोरुबिन पिगमेंट होता है। बिलोरुबिन पिगमेंट, बाकी का 3% डिजॉल्व सॉल्ट्स, एंजाइम्स और गैसेस रहते हैं, ठीक है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब जो बिलोरुबिन पिगमेंट होता है वो किन कलर का, किस कलर का होता है? येलो ग्रेनिश कलर। किस कलर का? येलो ग्रेनिश कलर। इसका ये बाइल जूस का मीडियम क्या रहेगा? अल्कलाइन। क्या रहेगा? यानी कि बेसिक एसिडिक? बेसिक। क्लियर है? अब सुनिए, बाइल जूस जो है सिर्फ और सिर्फ लीवर ही बनाएगा, लेकिन जब बन जाएगा तो उसको भेज देगा गल ब्लाडर के पास, ठीक है, वहां स्टोर होगा। क्लियर है? वो बनाएगा नहीं। हाँ, इसीलिए आप मेंशन कर दिए क्योंकि आप बाइल जूस लिखते ही गल ब्लाडर चिल्ला रहे थे। क्लियर है? डन है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन बताइए क्या है, क्यों बनता है? अच्छा, क्या बाइल जूस में एंजाइम्स होता है? एंजाइम्स होता है? एंजाइम्स नहीं होता है, याद रखिएगा, एंजाइम्स नहीं होता है। और जो कहते हैं ना कि ये जॉन्डिस हो गया, हाँ जॉन्डिस हो गया, ये इसी के खराब होने की वजह से होता है। यानी कि जब आपका लीवर इंफेक्टेड होगा, आपका जब लीवर इंफेक्टेड होगा तो जो लीवर है अनाप शनाप बाइल जूस बनाएगा, मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी में, जरूरत से ज्यादा बनाने लगेगा। जरूरत से ज्यादा बनाने लगेगा तो इसका कलर क्या बताए थे? येलो ग्रीनिश। मोस्टली ज्यादा येलो होता है, ग्रीनिश तो दिखेगा लेकिन कम होता है, ठीक है। तो पूरा बॉडी आपको पीला दिखेगा, आंख पीला, अजीब सा वो। फिर डॉक्टर को लगता है, टेस्ट करता है तो बाद में पता चलता है उसको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, हिंदी में बेसिकली बोले। बात समझ में आया? ये जो लिक्विड है ये फैल जाता है, फिर ज्यादा जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, कि इतना ज्यादा बनने लगता है कि बॉडी और आंख का कलर ही पीला कर देता है। तो वो किसके इन्फेक्शन से होगा? लीवर से। और इसका दवाई क्या होता है? लीवर में कुछ भी हो, एक ही दवाई मोस्टली तो काम करता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर है? क्लियर है? पैनक्रियास जो जो चीज निकालता है वो तो आप लोग को अच्छे से पता है, पहले ही बता दिए थे। क्या क्या बोलिए? एमिलेज, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और लिपेज, ये क्या करता है? फैट को। तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस भी एंजाइम्स है, ये भी एंजाइम्स है, सिर्फ बिलोरुबिन पिगमेंट को या बाइल जूस को छोड़ करके। क्लियर है? अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन नहीं बताया आपको। बाइल जूस का फंक्शन बताइए, किस लिए बनाया गया बाइल जूस, बॉडी में क्यों बना? पहला बात कि अगर पेट में एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया, तो बाइल जूस उसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा, यानी कि ये अल्कलाइन होता है, बताए थे। उसके अलावा विटामिन के एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लियर है? और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वायरस बच जाता है वो भी मारता है। क्लियर है? पूरे बॉडी पार्ट में अगर कहीं कुछ भी हो गया तो सबसे खुद को जल्दी रिपेयर कौन करता है? लीवर। आपको पता है 4 वीक में लीवर नया हो जाता है, 4 से 6 वीक में, डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, ठीक है। 6 वीक में नया लीवर बनता है। कहने का ये मतलब नहीं कि लीवर पुराना वाला फेंका गया, उसका स्किन और उसका जो एटम, जिस एटम से बना है ना वो सेल, वो नया होता है। और 1 साल में पूरा बॉडी रिन्यू हो जाता है, 1 महीना में स्किन नया बनता है, 7 ईयर्स में पूरा। मतलब क्या इंटरनल तक की बात कर रहा है? नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं। 1 साल में हर साल आपका हर चीज बदला जाता है। स्किन तो देखे होगे हाथ से उखड़ते हुए, तो 1 महीना तो स्किन हो जाता है, 12 महीना तो बहुत टाइम है, बहुत चीज है। बोलिए। लीवर सर जिम वाले हैं, बताइए सर। कुछ भी खाओगे, इवन खाने से भी फैटी लीवर हो जाता है, आंख पीला पीला होने लगता है, पता है? कुछ भी खाने से, जो बहुत तना भुला भी खा रहा ना, उसको फैटी लीवर होता है। 2 तरह का लीवर इंफेक्शन होता है, एक फैटी लीवर, एक अल्कोहलिक लीवर। दोनों में लीवर फैट होगा, लेकिन अल्कोहल रहेगा तो फैटी लीवर भी होगा, वो भी होगा, दोनों में फैटी लीवर रहता है। फैटी लीवर भी
ठीक है, चलिए इसीलिए मत पियो। पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग को बताए थे पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैनक्रियाज इंसुलिन। यानी कि अगर हमारा पैनक्रियाज खराब होगा तो सबसे कौन सी बीमारी होगा हम लोग को? डायबिटीज। ठीक है, सर बता रहे हैं बैठ के, यहाँ पढ़े लिखे वाले, ठीक है। चलिए अब कौन सा इसमें बच गया? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है, इसमें आपको हम बताया था कि तीन तरह का ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही। एक सलाइवरी एमिलोज, उसके बाद एक पैरोटिड और एक पैरोटोज। क्लियर है? वो दोनों नहीं पढ़ना, आप सलाइवरी एमिलोज के बारे में पढ़ें। क्लियर है? सलाइवरी उसका कुछ काम ही नहीं है, क्या पढ़िएगा। चलिए देखिए, सलाइवरी एमिलोज का क्या काम है? वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? मैल्टोज में। मैल्टोज एक कैसा शुगर है? शुगर का 3 टाइप होता है, मोनो, डाई और एक पॉली। पॉली माने कॉम्प्लेक्स। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इसको बॉडी पचाना नहीं चाहता है, उसको तोड़ के इसको डाई में कन्वर्ट करता है, डाई कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स इसको बोलते हैं। क्लियर है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये डीप क्या पढ़ा है? सलाइवरी एमिलोज जो है स्टार्च को कन्वर्ट करता है मैल्टोज में, और बाद बाकी में क्या है? क्लियर है? क्या कंप्लीट होता है हम लोग का डाइजेशन यहाँ पे, मतलब न्यूट्रिशन? नहीं, और प्लांट वाला बाकी। प्लांट में क्या क्या है? चलिए, ह्यूमन वाला क्लियर हो गया, अब प्लांट वाला पे हाथ धो रहा है। तुम मोहब्बत में है क्या उसके? क्यों? हम तो अच्छा बात बोलते हैं, हम तो अच्छा बात बोलते हैं, वो भी तो नहीं होता है। मेरे पास करोड़ रुपया हो, कहाँ हुआ? अच्छा बात लगता है। क्लियर है? ये 4 चीज के बिना नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है बोलिए? क्लियर है? फिर से 6H2 ही निकलेगा। हाँ, निकलता है। क्लियर है? यही फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, यहाँ पे एरो के ऊपर क्या रहता है? श्रीलंका, यानी कि सनलाइट, जो कि कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ही ट्रैप करता है। और ट्रैप करने के बाद जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है उसका केमिकल फोटोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, केमिकल फोटोलाइसिस हो जाता है। और यहाँ पे कार्बन एटम का क्या होता है? कार्बन एटम का रिडक्शन होता है, यानी कि उससे ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन हट जाता है। क्लियर है? ये याद रखना। क्लियर है? ये ऐसी अपना जो प्लांट जो है खाना बनाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्लांट जो है एयर कैसे लेता है? लीफ से। प्लांट का लंग्स किसको बोलते हैं? स्टोमाटा को बोलते हैं या लीफ को बोलते हैं बेसिकली। क्लियर है? यानी कि प्लांट के लीफ किचन भी होता है एक्चुअली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा, क्योंकि क्लोरोफिल उसी के पास प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके अलावा सांस भी। अब देखो भैया, सांस ही नहीं ले पाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता? पॉइंट समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो जो स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है हमारे लीव्स में, छोटा छोटा जो स्मॉल पोर्स होता है, उसी को स्टोमाटा कहते हैं। वहीं से प्लांट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्लियर है? अब स्टोमाटा जो होता है, हुआ अब सही? चलिए, क्या क्या क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हम जो बताना चाह रहे थे ना, वो अलग तरीके से बताना चाह रहे थे ताकि तुमको समझ में आए। अब तुम लोग बुक वाला फॉलो किया, हम उसको साइड इसलिए बताए थे। अब सुनो, मेरे हिसाब से समझो, मेरे हिसाब से समझो। इस पूरे को क्या मानोगे? स्टोमाटा मानो,
और इसको गार्ड मानो, ठीक है, गार्ड सेल मानो। इसमें पहले पानी भरा हुआ रहता है, क्लियर है। अब इससे जब पानी इसमें जाएगा तो वो क्या करेगा, फूलेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्लियर है। ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका ये जो ओपनिंग है जहां से एयर पासेज होता है वो भी क्या होगा, एक्सपेंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो खींचेगा, क्लियर है। अब जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो वो फिर क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। ऐसी स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। स्टोमाटा बेसिकली मतलब मोस्टली सिर्फ डेजर्ट प्लांट्स को छोड़ करके कब ओपन होता है, डे और नाइट, जल्दी बोलो, डे या नाइट, कब स्टोमाटा ओपन होता है, 99% केसेस में डे में ओपन होता है और नाइट में क्लोज होता है, एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में दिन में इतना गर्मी होता है कि अगर स्टोमाटा दो काम के लिए आता है, एक तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन समझते हो ना, वाटर लॉस जो होता है वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर के फॉर्म में, क्लियर है, एक उसके लिए भी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी। तो अगर स्टोमाटा दिन में खुल गया तो पौधा मर जाएगा, एक तो ऐसे ही उसको डेजर्ट में पानी नहीं, तो वो रात में ये काम करता है। कब करता है, रात में ये काम करके रखता है वहां पे, ठीक है। चलिए, ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। और इसमें क्या है, अच्छा मीजोफिल के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ नोट्स बताए थे ना, कौन सा प्लान, डेजर्ट, मेसोफिल सेल देखो अपने किताबों में, देखो मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, जल्दी बोलिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है किस सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आपको क्या नाम देना है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अच्छा, स्टोमाटा, कभी कभी किसी पेड़ में पत्ते नहीं रहते हैं तो भी वो जो है अपना ब्रीथिंग करते रहता है, ठीक है। तो स्टोमाटा की जगह वहां पे क्या होगा, लेंटिल्स, क्लियर है, लेंटिसेस जिसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है, उसके स्टीम पे रहेगा, क्लियर है। चलिए अब सुनिए क्या करता है डेजर्ट प्लांट के बारे में। डेजर्ट प्लांट रात में ही आपका स्टोमाटा ओपन करता है, स्टोमाटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके रह लिया, लेकिन आप ध्यान देखिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए उसको सनलाइट भी चाहिए, जो कि रात में अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके फर्दर काम करके एक एसिड के फॉर्म में उसको बना के रख लेता है, ठीक है, बना के रख लेता है, और जैसे ही उसको सनलाइट मिलता है वो फिर ग्लूकोज बना देता है, क्लियर है। कौन सा एसिड, माल्टिक एसिड, कौन सा एसिड, माल्टिक एसिड में बना के रख लेता है, और फर्दर फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, सुबह में जब उसको सनलाइट मिलता है तो मतलब आधा काम रात में कर लिया और आधा काम दिन में कर लिया, क्लियर है। बी लाइक डेजर्ट प्लांट, तुमको एक ही साथ सब करना है। चलो अब क्या बचा इस टॉपिक में, प्लांट में और कुछ बचा है, खत्म हो गया। जाइलम फ्लोएम था क्या इसमें, अच्छा वो ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से हमारा क्या खत्म होता है, चलिए देखिए, रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन बेसिकली नाक से शुरू होता है जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, फिर अंदर में जहाँ गीला वेट एयर जाता है, जहाँ वेट नहीं भी रहता है तो हमारा यहाँ पे हमेशा म्यूकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो जो कफ होता है ना उसको साइंटिफिक टर्म में म्यूकस ही कहते हैं, जो पेट वाला म्यूकस है वही, ठीक है, वो जो बनता है वो म्यूकस ही। तो नेसल पैसेज होता है, फिर वहां से कैविटी में जाता है, कैविटी के बाद फेरिंग्स, वही कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज के बाद लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ये वाला जिससे आवाज निकलता है, क्लियर है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे जो है इसी को बोलते हैं विंड पाइप, क्लियर है। विंड पाइप के बाद ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से लंग्स, लंग्स के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स पे अंगूर जैसा क्या लटका हुआ रहता है, अल्वियोली सैक या अल्वियोलर सैक या अल्वियोली, एक ही बात है। और फाइनली अल्वियोली से जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो किस प्रोसेस से जाता है, डिफ्यूजन से जाता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज है, अल्वियोली किस तरीके का रहेगा, अल्वियोली इस तरीके का रहेगा, क्लियर है। और उसके बाद यहां पे बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारा बंडल रहेगा ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, ठीक है, ब्लड कैप बहुत सारा जाएगा ना, सबको ऑक्सीजन चाहिए ना, ठीक है। और फिर यहां से खून में मिल जाएगा, और खून क्या करेगा, हर एक बॉडी पार्ट्स में, खून तो सब जगह जाता है ना, तो हर एक बॉडी पार्ट्स, हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा, क्लियर है। ये हुआ रेस्पिरेशन। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, न्यूट्रिशन के बाद ही रेस्पिरेशन को क्यों रखा गया,
क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन का बात नहीं है, पहले क्या जरूरी है, खाना बनना, ग्लूकोज बनना या ऑक्सीजन? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए ऑक्सीजन था, खाना नहीं था, क्या बनेगा एनर्जी? क्योंकि रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखिए, जस्ट डाइजेशन का उल्टा है। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है, वो किस में टूटेगा? वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी कि पेट में जो खाना बन गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया ना हम लोग का, तो पेट में खाना बन गया, अब जो लंग्स है वो ऑक्सीजन दे दिया लेकर के, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स होगा और उसके बाद एक एनर्जी डेवलप होगा आपके बॉडी में, जिससे आप कुछ भी करें, पढ़े लिखें, मारपीट करें, जो आपका मन। हाँ, समझ में आया? समझ में आया ना? क्लियर है? यानी कि रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट किसका है? डाइजेशन का। अब यहां पे जो एनर्जी मिलेगा, वो इक्वेशन क्या है बोलो? मिल गया ना ग्लूकोज, हाँ, उसके बाद लंग्स में क्या भरे? CO2 भरे आप लंग्स में। आप सांस में क्या लिए? आप सांस में क्या लिए? और यहां से क्या बना? बाहर क्या निकाले? हाँ, और प्लस एनर्जी दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको समझाएंगे ना रेस्पिरेशन क्या है ना सर? पागल सर, कंफ्यूज कर रहे हो ये लोग, एकदम उल्टा है सर, उल्टा है। चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिए, सुनिए चश्मा वाले। ओ सादे सादे शर्ट, क्या बोला था अमित शाह? हाँ, ओ सफेद स्वेटर। देखिए, आपके पास ग्लूकोज बन गया पेट में, आपका डाइजेशन कंप्लीट, आपने सांस लिया, आपके लंग्स में ऑक्सीजन आया, ये दोनों जब मिलेगा ना तो क्या बनाएगा? 6CO2। आप जो बाहर निकालिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर भी बनेगा, और साथ में एनर्जी, साथ में एनर्जी। ये दोनों जो चीज है ना, ये वेस्ट है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हो ना, और ये जो पानी भी बनेगा ना, ये गंदगी वाला पानी होगा। क्लियर है? अब जो बच गया, जो काम का है, जिससे अब काम करने के लिए एनर्जी आए, क्योंकि देखो, अगर खाना खाए सांस नहीं लिए तो भी मर जाओगे, अगर सांस लेते रहे खाना नहीं खाए तो भी मर जाओगे। दोनों लेना जरूरी है, दोनों लोगे तो तुमको एनर्जी मिलेगा ना काम करने का। बात समझ में आ रहा? कॉमन सेंस लगाओ। तो ये वहां से बोले तो तुम लोग ये है, वो है, उल्टा है, फलाना है, ढमकाना है। अब एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में हमको मिला? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? खाली एटीपी एटीपी सब बोलता है, बोलिए क्या होता है? सुने होंगे ना, नाम तो बोलिए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राई मतलब फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा तो उसको ट्राई बोलेंगे, 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बोलेगा तो एडिनो डाइफॉस्फेट बोलेंगे, और सिर्फ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिनो मोनोफॉस्फेट। मोनो, भाई केमिस्ट्री वाला इटर, माइक्रोस्कोप से देख के ऐसे बता दोगे? एटम तो दिखता नहीं बाबू, तो हम भी कैसे देख के तुम्हें बता दे 1 होगा कि 2 होगा? हमसे भी रख दोगे सर, पहचानिए फॉस्फेट कौन है, हम कैसे बता देंगे? क्लियर है? बात समझ में आ गया? अच्छा चलिए, इनहेलेशन, हाँ वही मतलब ब्रीदिंग। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये होता है, ये बेसिकली इनहेल या एक्सहेल करते हैं आप एयर को। क्लियर है? उसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। क्लियर है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि इसमें एनर्जी नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये होगा कहां? ये होगा सिर्फ लंग्स में, और ये कहां होगा? रेस्पिरेशन। क्योंकि जो ऑक्सीजन लंग्स हमारा लेके अंदर भेज दिया, वो ब्लड के थ्रू सारा सेल, सारा टिश्यू में जाएगा, और सारा सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, तो सेल हमारा जीवित रहेगा, रिपेयर होगा, डेवलप करेगा। क्लियर है? इसीलिए वो सेल में होता है, और वो कहां होता है? ये एनर्जी नहीं देगा, वो देगा। क्लियर है? क्लियर है? लंग्स के नीचे
एक मसल होता है, एक मसल हार्ड मसल होता है जिसका नाम है डायफ्रागम है। अब एक खुद कॉमन सेंस लगाइए, अब ये रिब्स के नीचे डायफ्रागम है, ऐसे क्लियर है। हम सांस लिए तो मेरा जो रिब्स है वो अपवर्ड गया, ऊपर गया ना, अपवर्ड गया और बाहर की तरफ भी थोड़ा निकला, आउटवर्ड, अपवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट किया। तो ये जो पोर्शन है ये दबेगा कि और फैलेगा? दबेगा, क्योंकि ये नीचे भी फैलता है तो उसको दबा देगा। आपका वॉल्यूम क्या होगा? छाती का इंक्रीज होगा ना। अब वॉल्यूम में तो भैया हाइट भी इंक्लूड होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड नहीं। तो वो जब हाइट भी इंक्रीज होगा और यहां पे ऑलरेडी था तो इसको भी तो दबना होगा ना थोड़ा, तब ना वो इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आपका डायफ्रागम जो है फ्लैट हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे आप सांस छोड़िएगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा डायफ्रागम। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए फूफू। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब सांस छोड़ेंगे कि जब सांस लेंगे? जब सांस लेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब उसका एक वो एनसीईआरटी का सबसे फेमस वाला वो बच गया होगा शायद, वो यही रेस्पिरेशन का 3। हाँ, अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक का भी है ना? एरोबिक किसके? O2 के प्रेजेंट में होता है, ये एब्सेंट में होता है। क्लियर है? इसका जो है एंड प्रोडक्ट क्या क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा, साथ में कभी लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। ठीक है? यहां पे आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे इनकम्प्लीट। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है? इसमें एनर्जी जो होगा वो हाइयर प्रोड्यूस होगा, इसमें लोअर, क्योंकि इनकम्प्लीट हुआ ना। क्लियर है बात? एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंशिएशन समझ में आया? यही लिख के आ जाइएगा 5 पॉइंट के लिए। एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा पचमा में। कौन नहीं पॉइंट मानता है? वाह वाह। सेकंड वाला केस में क्या था देखना। अरे इसमें पूछ रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या है? देखिए यही है क्या क्वेश्चन? एक जगह से हमको लग रहा है ऊपर में वाटर हो गया, बच्चे कीजिए। इसमें
प्लस वाटर भी है। अच्छा ठीक, मतलब सही लिखे। चलिए देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले किसी भी तरह का बॉडी हो, मशरूम हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो या कोई और भी हो, ठीक है, उसमें ये काम, इतना काम पहले हो जाता है। कितना काम? इतना काम। यानी कि जो पहला ग्लूकोज बन गया था खाने के बाद, जो पचा उचा के ग्लूकोज बना था, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। देखिए हमारा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ। मान लो प्लांट्स का समझो, ठीक है, प्लांट्स, और हमको अभी कॉमन समझो कि हम ही प्लांट्स हैं, तो हम, हाँ कैसे? इथेनॉल, अच्छा ईस्ट है ना, ईस्ट इथेनॉल देता है, तो वही तो तुमसे पूछे थे। हाँ हाँ, फिर मेरा याददाश्त कहाँ चला गया है? यहाँ क्या है? इथेनॉल। अरे यार, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन देखिए, सबको पता है कि एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। CO3 क्यों होगा? तुम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छोड़ेगी क्या? चलिए सुनिए, पहले तो हम डाइजेशन कर लिए। अब सौरभ जी ध्यान दे लीजिए, फिर आप बोलिएगा बीच में, फिर से शुरू से। लैक्टिक एसिड के साथ क्या है? सिर्फ एनर्जी। तो क्या? हाँ, वो उधर का मिक्स प्लेस हो गया, हम समझ गए। रिएक्शन याद है, बस ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इधर देखिए, जो हमारा ग्लूकोज है ये तो पेट में बन गया है, क्लियर है, खाना खा लिए। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये काम पहले करके रख लेगा। इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, 6 कार्बन है ना इसमें, उसको ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है और 3 को फेंक देता है। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? पायरूवेट, क्लियर है, यानी कि C3H6O3, क्लियर है। ये मॉलिक्यूल बन के तैयार है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन के तैयार है। अब यहां पे चेकिंग होगा कि ऑक्सीजन है कि कम है कि एकदम है ही नहीं। तो पहला केस, अगर एकदम ही नहीं मिला उसको ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट के केस में होता है, तब ये जो टूट करके क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों वेस्ट में आ जाएगा और ये उसके काम का, क्लियर है। अगर उसके बॉडी में उसको ऑक्सीजन मिला नहीं, इस मॉलिक्यूल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि हम आपको बताया था ना, यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पेट का ग्लूकोज और लंग्स का एयर मिलकर रिएक्ट करता है। लेकिन अगर लंग्स के पास एयर ही नहीं हुआ तो ये वाला कैसे एनर्जी बनाएगा? समझ रहे हैं? तो वो ये केस है, बात समझ में आया? तो ईस्ट के केस में ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, तो वो इसमें टूट गया। अब बात करें, ये ह्यूमन में भी है, क्लियर है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है मगर उतना अच्छे मात्रा में नहीं है जितना उसके लिए चाहिए था, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो थकते क्यों? सांस लेना भूल जाते हो ना, दौड़ने पे ध्यान रहता है ना, तो आप हाँफते हो, तो ऑक्सीजन जितना चाहिए आपको कम मिलता है, क्लियर है, क्योंकि आपका रेट बढ़ गया होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो उतना, ठीक है, तो ऑक्सीजन आप में कमी हो गया है मगर कम है। तब उस केस में लैक्टिक एसिड शरीर में बनेगा, जिसके वजह से आपको दर्द रहता है, अचानक से एक्सरसाइज शुरू करोगे 3-4 दिन तो दर्द रहता है और एनर्जी मिलता है। लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो कुछ दिन तक तो रहेगा, फिर जैसे एक्सरसाइज लगातार करते जाओगे तो उसका आदत हो जाएगा, बॉडी को कम ऑक्सीजन में काम चलाने का क्या हो जाता है? आदत हो जाता है, तो वो फिर दर्द भी गायब हो जाता है, क्लियर है? ये हुआ। अब एक नॉर्मल इंसान जो घर में बैठ के खाना पीना खा के टीवी खाली दिखता है, उसके पास तो भर भर के ऑक्सीजन है, ठीक है। अब भर भर के ऑक्सीजन है तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड भी भर भर के बनाएगा, H2O भी बहुत ज्यादा भर भर के करेगा और एनर्जी भी उसको जबरदस्त मिलेगा। इन तीनों केस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगा? जिसके पास भर भर के ऑक्सीजन है, ठीक है। हाँ, आलसी भले होगा लेकिन उस जैसे कि उसको अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो थोड़ा फ्रेशली फील होगा। वो अलग बात है, वो कर नहीं पाएगा, वो थक जाएगा, क्योंकि उसका मसल मेमोरी और मसल पावर दोनों ही वीक हो चुका होगा। लेकिन अगर देखिएगा तो उसमें ताकत होगा अच्छा खासा, थक जाएगा, वो दूसरा एस्पेक्ट है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का मतलब को एनर्जेटिक कौन फील करेगा? हाँ, चलिए तीसरा वाले में क्या होता है जी? ये ईस्ट वाले में जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, उसमें एनर्जी क्या होगा? सबसे
कम होगा। और यही इथेनॉल हम लोग पेट्रोल में डाल के अब गाड़ी चलाएंगे, जो कि भारत सरकार कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में सब गाड़ी में इथेनॉल डलाएगा तो पेट्रोल का दाम बोल तो रहा है कि 20 से 25 रुपए लीटर हो जाएगा। क्या पता, हो गया तो हमारा तो पैसा बचेगा ना, क्या सर? फिर तो सब खरीदेगा रॉयल एनफील्ड 650, तेल का पैसे नहीं लग रहा है, जितना का माइलेज दे 10-20 का दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक सब खरीद सकता है महंगा महंगा, लेकिन बस माइलेज की वजह से रुक जाता है। चलिए अब इसमें क्या बचा जी, बताइए। रेस्पिरेशन डन। हाँ, क्या बचा? फिश। सुनिए फिश का, फिश कैसे सांस लेता है? फिश जो है मुंह में सबसे पहले तो पानी के अंदर पानी लेगा और उसी के साथ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा लेगा। क्लियर है? अब ऑक्सीजन लेता है तो उस वक्त उसका माउथ खुला रहता है, गिल्स बंद रहता है। क्लियर है? यानी कि वो इनटेक, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो जब फिश सांस लेगा तो वो क्या लेगा अपने अंदर? वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? वाटर प्लस ऑक्सीजन लेगा, तब गिल्स क्लोज्ड है। अब जब उसको एक्सहेल करना होगा फिश को, तो वो क्या छोड़ेगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तब गिल्स ओपन होगा और माउथ क्लोज, और वो ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू ले लेगा। क्लियर है बात? निकल जाएगा, निकलेगा CO2 ना। हाँ, तो ऑक्सीजन तो कम कंज्यूम किया ना भाई, ऑक्सीजन ले लेगा बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्लियर है? ऐसी काम करता है फिश का। क्लियर है बात? समझ में आया? और कुछ बचा है? तो रेस्पिरेशन भी खत्म। अब ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस एक कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे सिंथेसाइज मतलब बनता है या एब्जॉर्ब होता है किसी भी बॉडी पार्ट पे, और वो सर्कुलेट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या किसी और पार्ट में जाकर के वहां तक सर्कुलेट हो जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। क्या है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये किसके द्वारा किया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। क्लियर है? अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये किन चीजों से बना है? तो 3 चीजों से। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट। हार्ट बेसिकली क्या काम करता है? तो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द या टुवर्ड्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अब ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है बता सकते हैं? जिसको कुछ ना समझ में आए, जिसको याद नहीं होता है उसके लिए ट्रिक है, समझ लीजिए पाइप। अब जो पानी का पाइप होता है उससे क्या बहेगा? पानी। तो जो ब्लड का पाइप होगा उसके अंदर क्या बहेगा? तो ब्लड वेसल्स जो होता है वो बेसिकली पाइप है। अब ये कितने तरीके का होता है वो फर्दर बताएंगे। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं पहले ब्लड के बारे में। ब्लड का फंक्शन कोई बोलेगा क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन भी करता है, वेस्ट भी करता है ये। उसके अलावा वाटर बैलेंस बनाता है बॉडी में, और पीएच भी मेंटेन करता है। वो ब्लड का पीएच किसको पता है क्या? अल्कलाइन, एसिड, क्या है? बेसिक, क्या है? हाँ, बेसिक है। पीएच वैल्यू 7.45, बेसिकली 7.5 बोले तो। क्लियर है? ठीक है, ये जनरल नॉलेज आपको ब्लड के बारे में पता रहना। देखिए ब्लड जो है 2 पार्ट में टूटा हुआ है, प्लाज्मा लास्ट में बताते हैं, पहले देख लीजिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है उसका तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तो ऑलरेडी है। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी जो है रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। अब ये लाल क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर एक आयन पाया जाता है। कौन सा आयन? आयरन आयन, Fe2+ या Fe3+। इसका शेप कैसा होता है? डबल कॉन्केव शेप, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एक्सेप्ट कैमल। कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया गया है। ठीक है, हम अगर हाइट पे जाते हैं, मतलब अगर कोई माउंटेन्स पे ट्रैवल कर रहे हैं या रात में सोते हैं, तो हाइट पे रात में ही सोते हैं या जब भी सोते हैं, मोस्टली जब भी आपका स्लीप साइकिल है, तो हमारा सोते वक्त जो आरबीसी है 30% डिक्रीज कर जाता है। कितना परसेंट? 30% डिक्रीज कर जाता है, और हाइट पे 5 to 10%। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन।
अब व्हाइट ब्लड सेल्स का, अच्छा आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होगा बताइए, यही लिख देते हैं, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, यस, ट्रांसपोर्ट O2, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आरबीसी का फंक्शन है। WBC इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है, क्लियर है, इसका कलर नहीं होता है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये एंटीबॉडीज या एंटीजेन प्रोड्यूस करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है हमारे शरीर में, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन, उसको मारने में ये WBC ही मदद करता है, क्लियर है। ये इम्यून सिस्टम हमारा WBC इंप्रूव करता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अच्छा, अगर आपके बॉडी में WBC ज्यादा बनने लगे तो WBC का नाम क्या था, ल्यूकोसाइट्स, तो WBC ज्यादा बनने लगता है, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। अगर आरबीसी बॉडी में ज्यादा बनने लगे जरूरत से ज्यादा तो स्किन डिजीज, क्या होगा, स्किन डिजीज। अब बात रहा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये बेसिकली ब्लड सेल का बहुत छोटा छोटा सेल फ्रेगमेंट में होता है, मतलब सेल से भी हल्का छोटा होता है, क्लियर है, इसीलिए बहुत कम पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बोले तो क्या समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग से, जैसे आपका खून कट गया, खून कट गया बोल रहे, सॉरी, हाथ कट गया अगर, तो खून निकलते रहेगा, तो किसी पॉइंट पे तो उसको ऑटोमेटिक रुकना चाहिए ना, वरना तो पूरा खून का लॉस हो जाएगा ना बॉडी से। तो 3 से 5 मिनट में ये एक्टिवेट होकर के खून को वहां से क्लॉट कर देता है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन या विटामिन मदद करता है, किसी का आइडिया, एक तो है हेपारिन प्रोटीन और दूसरा है फिब्रोनोजन भी, और विटामिन की बात करें तो विटामिन के सबसे ज्यादा किससे मिलता है, विटामिन के, क्या, बनाना, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा की। ब्लड 2 चीजों से बना हुआ है, एक प्लाज्मा और जो रेस्ट है वो। प्लाज्मा जो होता है ये 55% ऑफ ब्लड होता है, यानी कि अगर हमारा पूरा जो ब्लड है वो 100 मिलीलीटर था तो 55 मिलीलीटर क्या होगा इस ब्लड में, प्लाज्मा होगा, और जो रेस्ट हो जाएगा वो ये तीनों में बटा हुआ होगा, क्लियर है। अब जो 55% ऑफ ब्लड का यही प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो है इसमें खुद 85 to 90% क्या होता है, वाटर, और रेस्ट हार्मोन्स होगा, एंजाइम्स होगा, गैसेस होगा, सॉल्ट्स होगा, क्लियर है, और वेस्ट भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सा एसिड, फिर अमोनिया, यूरिया, ठीक है, बात समझ में आया। ब्लड में, ब्लड पढ़ लिए। अब फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है, देखिए ये क्या किया है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया ना, ये क्या किया, एंटीबॉडीज, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ाया, ये लिख सकते हैं। ये क्या किया, ब्लड क्लॉट में, ये भी फंक्शन में जाएगा ब्लड का। ये क्या करता है, वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है, हार्मोन्स भी ले जा रहा है, एंजाइम्स भी ले जा रहा है। तो जितना जितना पॉइंट्स आपका बढ़ता जा रहा है, ज्यादा नंबर का पूछ दिया तो बड़ा बड़ा के लिख दीजिएगा। इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स, इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ठीक है, ब्लड करता है, क्लियर है। चलिए ब्लड यहां समझ में, चलिए देखिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपको बेसिकली हम बताए थे ना, क्या था, पाथवेज था। प्रॉपर डेफिनेशन जाए तो अलग है, लेकिन अगर कोई भूल जाता है, समझ में नहीं आता ब्लड वेसल्स क्या है, तो पाइप है जिससे खून आर पार होगा। अब ब्लड वेसल्स 3 तरीके का होता है। हाँ, ब्लड का साइंटिफिक नेम ब्लड ही है, नहीं वो तो जो होता है वो स्पेसीज का रखते हैं ना, उसका साइंटिफिक नेम ब्लड ही है। साइंटिफिक नेम और में जाना है तो क्या, कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड वेसल 3 तरीके का होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है कैपिलरीज। जो आर्टरी होता है वो सिर्फ अच्छा खून रखता है। अच्छा खून बोलने का ये मतलब है जिस खून में ऑक्सीजन मिला हो, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ब्लड में खून नहीं होगा, उसके जगह कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वो वेन्स कैरी करता है, क्लियर है। अब जो कैपिलरीज होता है ये मिक्स होता है, ये गुच्छा होता है। अगर आपको बोलना है तो कैपिलरीज समझ लो, देखो ये O2 का ले रहा था, ये सिर्फ CO2 लेके जा रहा है, ये दोनों लेके जा रहा है, यानी कि जो कैपिलरीज होगा ना, ये इसका और इसका गुच्छा होगा एक साइड, एक साथ जो मिल करके नेटवर्क बना रहा है, वही कैपिलरीज है, क्लियर है। इसीलिए दोनों कैरी कर रहा है। अब बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी जो है काफी थिक होता है,
एंड इलास्टिक होता है। क्लियर है? क्लियर है? वेन्स जो है इसमें क्या होगा बताइए? थिन होता है एंड इलास्टिक तो होगा मगर लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन टू ये। और जो कैपिलरीज हुआ ये तो थिनेस्ट कितना? एक सेल थिक। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताइए, आर्टरी का वॉल थिक है और इलास्टिक है, इसमें ब्लड का जो प्रेशर रहेगा आर्टरी में अच्छा, आर्टरी का फंक्शन क्या है? देखिए, अच्छा खून ले जा रहा है, हमारे सेल के हर एक पार्ट्स को अच्छा खून चाहिए ना, हाँ, यानी कि जो हार्ट से ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड निकलेगा, यानी कि फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी, ये आर्टरी ले जाएगा। क्लियर है? कहां ले जाएगा? और ये कहां ले जाएगा? बॉडी टू हार्ट, इसको ऑक्सीजन देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से हटाने के लिए। क्लियर है बात? अब यानी कि आर्टरी को ज्यादा प्रेशर से पंप करना होगा क्योंकि हर एक पोर्शन अलग अलग जगह है, और खास करके नीचे वाला में तो फिर भी आसानी से भेज देगा। व्हाट अबाउट ब्रेन? तो ज्यादा प्रेशर चाहिए ना, इस वजह से आर्टरी में क्या होता है? ज्यादा प्रेशर होता है और इसमें कम प्रेशर होता है। अब जब वेन्स, समझ लो कि मान लो एक कोई ऐसा वेन्स है जिसमें प्रेशर कम है, ये क्या है? इसको मानो वेन्स है, वेन्स है। अब वेन्स में हम क्या बताए थे? लो प्रेशर होता है ना। तो खून अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो नीचे भी बैकफ्लो भी तो हो सकता है, खून का हो सकता है ना। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ वेन्स के पास क्या है? वॉल्व्स है। क्या है? वॉल्व्स है। ये यहां से यहां जाएगा, वॉल्व जो है लॉक हो जाएगा, इसको बैकफ्लो नहीं होने देगा। क्लियर है? तो वेन्स में ही सिर्फ क्या होता है? वॉल्व्स प्रेजेंट, इसमें वॉल्व्स एब्सेंट, और इसमें क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए देखिएगा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्लियर है? लेकिन जहां भी आर्टरी के पहले पल्मोनरी वर्ड लग गया, ये उसका उल्टा काम करेगा, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा। वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन जहां भी वेन के आगे पल्मोनरी वर्ड लग गया, वो उस वेन का उल्टा काम करेगा। वो डीऑक्सीजनेटेड था तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा। क्लियर है बात? पल्मोनरी जो वर्ड है ये रिलेटेड है हार्ट से। किससे? एक ऐसा आर्टरी और एक ऐसा वेन जो हार्ट में खून जो है डाल रहा है या उससे निकाल रहा है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो हार्ट से लिंक्ड अप है वो उल्टा काम करता है, और जो नॉर्मल आर्टरी और वेन होता है वो पूरे बॉडी में बिखरा हुआ रहता है। क्लियर है बात? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए इधर देखिए, हार्ट का पढ़ाई, यानी कि जो भी हार्ट रिलेटेड डॉक्टरी या कुछ भी कर रहा है, मास्टर्स एमबीबीएस जो भी कर रहा है, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट का ऑफिशियल साउंड क्या माना गया है? लव और डब। क्लियर है? हार्ट का शेप कैसा होता है? नाशपाती, पियर शेप का। क्लियर है? हार्ट का कलर ओरिजिनली क्या होता है? पिंक और ब्राउन, और फिर जैसे जैसे उसमें पॉल्यूटेंट्स और जो भी सांस या जो भी लेते हो गंदगी की वजह से, वो मोरली उसका कलर डल हो जाता है। क्लियर है? हार्ट के ऊपर में जितना भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना बॉडी में, सबके ऊपर में एक छिलका पाया जाएगा। जैसे प्याज अंदर होता है खाने वाला पार्ट, और उसके ऊपर में छिलका होता है ना प्याज का, वैसे ही सारे ऑर्गन के ऊपर में छिलका होता है, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है हार्ट के ऊपर में, वो जो छिलका है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियल सैक। क्लियर है? ह्यूमन हार्ट के ये तो सबको पता होगा 4 चैम्बर होंगे, और बर्ड्स के भी कितने होंगे? अच्छा, फिश यानी कि 2 चैम्बर्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितना होता है? 3। हाईएस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट किसके पास है? किचन का राजा कॉकरोच। ठीक है? कॉकरोच जो है उसके पास 13 चैम्बर है। तू सजान है, लेकिन एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास, अब क्यों भगवान वैसा बनाया है, क्यों का क्या जवाब है? अब
अब अगर कोई हमसे पूछे कि 4 ही चैम्बर क्यों है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन होने के लिए, अब उसका पता नहीं होता होगा 9 सर्कुलेशन 8 सर्कुलेशन कुछ होता होगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं जी? जो जमीन और पानी दोनों में रहे उसको एम्फीबियंस कहते हैं। रेप्टाइल्स उसको कहते हैं जो रेंग के चले। तो एक बात बताइए, क्रोकोडाइल किस में आएगा? दोनों में आएगा। क्लियर है? अच्छा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 तो होते हैं, मगर एक्सेप्शन है फ्रॉग और क्रोकोडाइल। इसके पास 4 चैम्बर हैं, लिखते 3 है लेकिन एक्चुअली में 4 होते हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, फ्रॉग और क्रोकोडाइल 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन वो मैमल्स नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी में उनको नहीं डाला गया, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम को डिस्कवर किया था कि ब्लड कैसे फ्लो होता है हार्ट से, और हार्ट से पूरे बॉडी में। विलियम हार्वे ये सर जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि खून कहां कैसे बॉडी में आता है और वापस बॉडी से वापस हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे जाता है। अब सुनिए, और स्पेशली साक्षी जी, आपको दिक्कत था ना सर्किट पे? हाँ, तो अब बोर्ड बाकी है ना, मेन तो अभी नहीं गया है, अंत तो बाकी है ना अभी। तो जिसको भी डाउट होता है पल्मोनरी सर्किट या आपका जो भी सर्किट है ह्यूमन का, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट तो नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर रट्टा मार के लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, उस पर अभी ध्यान मत दीजिए, पहले यहां समझ लीजिए। ठीक है, पहले यहां पे समझ लीजिए, लिखने का समय देंगे। अभी इस पॉइंट पे लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है, ये हटा लेना है, लिखने का समय दे देंगे आराम से। ठीक है, इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए। हमारा जो हार्ट है उसका 4 चैम्बर होता है। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि इधर आ रहे क्यों लिखे, जबकि आपके लेफ्ट में आएगा। आपको हम हार्ट ऐसे दिखाएंगे तो मेरा राइट तो इधर है ना, मेरा राइट तो इधर है ना। अरे हार्ट इधर है, लेकिन हार्ट का राइट साइड किधर होगा? इधर ही होगा ना। इस वजह से इस साइड क्या लिखा हुआ है? आर ए। अब आर ए क्या होता है? राइट ऑरिकल। आर भी क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। एल ए, ठीक है, आर ए राइट ऑरिकल, आर भी राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? एल ए एल वी वही वाला हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे समझ लो कि बॉडी था और यहां पे कहीं होगा लंग्स। क्लियर है? बॉडी से खून जो है मेरा सबसे पहले कहां जाएगा? इसमें जाता है, आरए में। ठीक है, बॉडी से देखो पहले आरए में गया, आरए के बाद इधर से इसके नीचे जाएगा, आरवी में, एक ही चैम्बर में ही रह जाएगा। क्लियर है? इधर गया, इधर से निकलने के बाद फिर ये इधर से होके लंग्स पे जाता है। लंग्स पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दे देता है, ऑक्सीजन ले लेता है। अब ऑक्सीजन ले लिया, फिर ये निकल के इस साइड से एलए में घुस जाता है, फिर इधर से निकलता है और इधर से घुस के फिर बॉडी के पास पहुंच जाता है। अब ये जब यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके गया तो कौन सा आर्टरी जो था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, या कौन सा वेन था? पल्मोनरी वेन। तो यहां पे पल्मोनरी वेन लग जाएगा। और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया था, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से निकलने के बाद जो अच्छा खून पूरे बॉडी में जाता है, जो कि आर्टरी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यही आर्टरी है। और मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं, और वो बॉडी में दे देगा। क्लियर है? और यही बॉडी से गंदा खून लेकर के, जो वेन का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका मेन वेन क्या है? वेना कावा, वो आरए में डाल देगा। यानी कि ये आपका जो बॉडी से सबसे पहला खून जो आरए में जाता है, ये वही पार्ट है। समझ में आया? तो फिगर कैसे जा रहा? बॉडी से स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे, सबसे अपर पार्ट वाला से, कॉर्नर वाला से, राइट ऑरिकल से, फिर ऐसे यहां से निकल के फिर ऐसे, फिर आपको लंग्स में भेजना है। लंग्स के बाद फिर ऐसे, एक बार यहां पहुंच गए फिर तो ऐसे करके सीधा मिला दो ना। क्लियर है? क्लियर है? और जो पार्ट्स है वो याद कर लेना है, नाम। समझ में आया? ठीक है, अब जिसको लिखना है लिखिए और जिसको बतियाना है बतियाइए। हो गया काम, 3 मिनट के लिए ये हो गया। हाँ, अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें किसी को और कुछ पूछना या डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, सुनिएगा, ऊपर वाला सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग? जहां पे पल्मोनरी आर्टरी और वेन लगता है उसको क्या, कौन सा सर्किट बोलते हैं? पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी है। क्लियर है? और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक। जो सिस्टम बना हुआ है वेन्स और आर्टरी का, उसी के नाम पे है ये। क्लियर है? और जहां पे पल्मोनरी आर्टरी और वेन आ गया उसको पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। यही है। ठीक है? अब देखिए, इस जो पूरा एक साइकिल है हमारा, जो एक साइकिल है ब्लड का रोटेट होने का,
वो लंग्स में कितनी बार गया? एक तो पहले इधर से जा करके इसमें घुसा एक बार, यहां से बाहर निकल के फिर 2 बार। इसीलिए जो हमारा साइकिल है डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो ब्लड है हमारे शरीर में, हमारे दिल में, हार्ट में 2 टाइम्स जाता है, उसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन अ साइकिल आवर ब्लड सर्कुलेट या पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आया डबल सर्कुलेशन क्या है? ठीक है, और ये डबल सर्कुलेशन बना के एक साइकिल बनता है। इसीलिए हमारे जो शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सुनो, ये तो पूरे बॉडी में खून पहुंच गया, अच्छा खून पूरे बॉडी में, अच्छा खून तो चला गया, पूरे बॉडी से खराब खून भी हार्ट को चला गया, लेकिन कोई एक ऐसा भी तो आर्टरी या कोई एक ऐसा भी तो वेन होगा जो हार्ट को अच्छा खून और अच्छा हार्ट का जिंदा रखने के लिए भेजता होगा। हार्ट तो पूरे बॉडी में अच्छा खून भेज रहा है और पूरा बॉडी खराब वाला खून हार्ट को भेज रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा आर्टरी और वेन भी तो होगा ना इन दोनों के अलावा, एओर्टा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अलावा कुछ ऐसा भी तो नसें होंगी जिससे खून जो है हार्ट को जिंदा रहने के लिए सप्लाई होता होगा। उसी आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। और अगर कोरोनरी आर्टरी पे किसी को जरा सा भी डिस्टर्बेंसेस होता है तो सीधा इट विल लीड टू हार्ट अटैक। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी को भी हार्ट अटैक का सिम्टम्स आ रहा है, सबसे पहले क्या होता है, उसका पीछे का पूरा पीठ दर्द देगा, ठीक है, क्योंकि हार्ट सेंटर पे है, हार्ट सेंटर पे है, यहां पे तिल की तरह एकदम आगे नहीं निकला हुआ एम्बेडेड, हार्ट सेंटर पे है, तो पीठ भी दर्द देगा, हाथ में दर्द रहेगा और खास करके लेफ्ट हैंड में। और अभी कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, तब क्या करना चाहिए? पहला तो सीपीआर, जो कि बहुत कम लोगों को आता है, जाके वीडियो देखना कैसे दिया जाता है, और वो भी नहीं है तो अपने घर में इमीडिएट रिलीफ के लिए एस्पिरिन खाना चाहिए। क्या? एस्पिरिन। इसीलिए इसका टैबलेट इजीली मिलता है, रखा करो। किसी को भी जरा सा सिम्टम्स आया, वो जो हमारा आर्टरी में ब्लॉकेज होता है ना, उसको खोल देता है, ठीक है। हाँ, तब तो भैया फिर रिस्क हो जाएगा ना। एस्पिरिन से देखो थोड़ा तो फायदा होगा, लेकिन उसके साथ में तुमको एलर्जी भी झेलना पड़ेगा। हाँ, कह सकता है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही जहरीला चीज बन गया हो तो कंपाउंड हमें नहीं ना पता कि इसका एक्सपायरी के बाद ये कैसा रिएक्ट करेगा, हो सकता है एलर्जी देगा, हो सकता है और घातक हो जाता हो सकता है ऐसा बन जाता हो कि सुला ही दे। तो इसीलिए फ्लोएम जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ पानी और मिनरल्स। अब पानी और मिनरल्स उसको कहां से मिलता है? रूट से। तो रूट से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे भेजेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्लियर है? यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, वो भी अपवर्ड। क्या? हाँ, बता रहे ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड में जाएगा। इट रिक्वायर्स ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखिए क्या है, वाटर किस बॉन्ड से बना हुआ रहता है? H2O। बता सकते हैं? जैसे कि एक सवाल पूछता है साइंस में, मैक्सिमम फेमस क्वेश्चन था कि जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो गैस है, बट H2O जो है ये वाटर है। भाई सब कुछ सेम है। ये इंटरव्यू का बहुत एक समय में फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। तो उसमें ये हुआ था, पाया गया कि जो H2O था वो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसके वजह से वो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जुड़ जाता है, ठीक है। माने एक मॉलिक्यूल खींचोगे तो दूसरा H2O का मॉलिक्यूल भी उसके साथ ही खिंचाएगा, एक तरह से मैग्नेट बनके। क्लियर है? तो देखिए क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बेसिकली इट रिक्वायर्स, जाइलम जो है, जाइलम को ट्रांसपिरेशन पुल चाहिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बता सकते हैं? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू द लीव्स, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड्स के फॉर्म में कि वाटर वेपर के फॉर्म में? तो मानिए कि ये लीफ था, यहां से पानी जो है वाटर वेपर बनके एवापोरेट हो रहा है, तो ये वाला निकला तो अगला मॉलिक्यूल को अपने साथ खींचेगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल को अपने साथ ये खींचेगा, ये वाला जो इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, इसी तरीके से ये एक चेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगा। बात समझ में आया? तो जाइलम को ट्रांसपिरेशन पुल चाहिए, यानी कि अगर ट्रांसपिरेशन पानी जो है प्लांट के लीफ के थ्रू लॉस नहीं होगा तो ये भी होना बंद हो जाएगा।
इसीलिए पानी जो है लीफ के थ्रू लॉस होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है बेसिकली एसेंशियल है, बोलिए तो। क्लियर है? ये पानी का फ्लो को चालू जारी रखता है। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा, जाइलम जो होता है ये डेड, इसको माना जाता है डेड पार्ट। क्या माना जाता है? डेड। और फ्लोएम को क्या माना जाता है? लिविंग। क्लियर है? अच्छा, खाना कहां बनता है? फोटोसिंथेसिस कहां होता है? लीव्स में। यानी कि मान लो ऐसे पेड़ था तो पेड़ का ऊपर वाला भी पार्ट होगा, लीव्स तो बीच में होगा। अब खाना वहां बन गया, खाना वहां से हर एक बॉडी पार्ट्स में जाना, मतलब हर एक प्लांट के बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो फ्लोएम दोनों तरफ काम करेगा, बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा। और इसको खाना भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसको कहां से मिलता है? एटीपी से। बेसिकली रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन वही प्रोड्यूस करके देता है ना, एटीपी, वहां से उसको मिलता है ताकत। क्लियर है? कंप्लीट हुआ जाइलम फ्लोएम? समझ में आ गया? यानी कि जाइलम सिर्फ पानी और मिनरल्स भेजेगा और सिर्फ ऊपर भेजेगा, फ्लोएम खाना भेजेगा दोनों तरफ। क्लियर बात? और उसके अंदर का क्या कारण है? इसमें ट्रांसपिरेशन पुल, उसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है बात? कोई डाउट? चलिए, ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखिए, एक्सक्रीशन, इट इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस विच रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी। उसके अलावा क्या क्या है? स्किन, सब है। अच्छा, जो हमारा बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा एक सिंगल नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। हाँ, एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसको हमारा बॉडी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करना चाहता है, वो है नाइट्रोजन। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर पे 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। यहां से अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस है सब निकाल दिए, सिर्फ इस रूम में नाइट्रोजन भर दिए, तो हम लोग 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है? तो जितना भी नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ भी है वो सारा हार्मफुल वेस्ट पे आता है। अच्छा, आपको क्या पता है क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन बनने के लिए कौन सा कंपाउंड चाहिए? कौन सिंथेसाइज करता है बॉडी को? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या सबसे ज्यादा रहता है? एलिमेंट नाइट्रोजन। इसीलिए हमारा बॉडी जो है प्रोटीन को बहुत कम पचा पाता है। आप प्रोटीन खाइएगा ना तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना होगा, आपका डाइजेशन जो है वो हिल जाएगा। और इवन हम लोग, जैसे हम नॉर्मल आदमी, हम तो जिम विम जाते नहीं है, प्रोटीन खाते नहीं है, ना लेते हैं एक्स्ट्रा, ना तो वो लिक्विड पी रहे हैं पूरा, वो लोग जो पीते रहता है पाउडर वगैरह, प्रोटीन शेक पाउडर जो भी लेता है। तब मेरा बाल, दाढ़ी, नाखून वगैरह बढ़ रहा है। ये सब क्या है? बाल, दाढ़ी, नाखून, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। मेरा बॉडी इतना हल्का सा प्रोटीन को नहीं पचा पा रहा है, और वो लोग जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता है अपने अंदर, और जो प्रोटीन ज्यादा लेता है लीवर का हालत खराब हो जाता है उसको कन्वर्ट करने में। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जो भी चीज कीजिए नेचुरली कीजिए। क्लियर है? तो यानी कि प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से ही बनता है। यानी कि प्रोटीन और नाइट्रोजन बोथ एकदम किस में कंसीडर करता है बॉडी? हार्मफुल में। क्लियर है? इसी को रिमूव करता है। अब बात करते हैं किडनी का। किडनी का क्या होता है? किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है बताइए? क्या है? नेफ्रॉन है। अच्छा, हमारे किडनी में 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, वेरी अपॉन द पर्सन, नेफ्रॉन्स रहते हैं। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 करोड़ कि 1 लाख कि 20 लाख कि 10 लाख? यानी कि 10 लाख। किडनी में हमारे 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? और इसी पे हमारा किडनी वर्क करता है। डन? चलिए अब देखते हैं किडनी। किडनी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है यूरेटर, सॉरी यूरिन। यूरिन, ये यूरिन फिर जो है फ्लो करता है दो, अब किडनी बनाना ही पड़ेगा हमको। ठीक बना है क्या? मेरा फिगर ऐसा ही है।
मेरा वो बनेगा भी नहीं हमसे। कुछ ऐसा ही होता है ना। ठीक है, मान लो मेरा तो फिगर पता ही है। देखो ये जो किडनी है मेरे को खुद हंसी आ रहा है, एक किडनी छोटा एक किडनी ज्यादा बड़ा बन गया है। खैर मेरा किडनी जो है एक उसको घमंड हो गया, भाव खा लिया है, ठीक है। ये किडनी जो है प्रोड्यूस करेगा यूरिन, ठीक है। यूरिन बेसिकली अमोनिया बेस्ड कंपाउंड, ठीक है। वो यूरिन जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये पाइप होता है, क्या होता है, पाइप। ये जो यूरेटर होता है ये पाइप होता है, यहां से यूरिन को यहां ट्रांसफर कर देगा। यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होते जाएगा, फिर जब इसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो ये यूरिन को बाहर में बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। ऐसे जनरल फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक समझाने के लिए, क्लियर है। अब घुसेंगे नेफ्रॉन के अंदर। किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। यही नेफ्रॉन है जो यूरिन प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। तो यानी कि अब माइक्रोस्कोप लगा के हमको किडनी में देखना होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मिलेगा, फिर उसके अंदर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नेफ्रॉन पे मैग्नीफाई करके देखना है, क्लियर है। कौन, वो हम बना ही नहीं रहे। हाँ ना, हेल्प कर दो ना। क्या बना रहा है, नेफ्रॉन। चिट सेल ऐसे देख के बनाइए ना सर। हाँ सर, ये एक्चुअली बहुत इजी है, ये हम बनाया अरे अगर मेडिकल स्कूल में होते अगर आप ऐसा बनाते, टीचर आपका डायग्राम फुल मार्क्स आया है सर। भाई तो हमने बोला टीचर मुंह में शीट मारेगा। सर आप कैसे बनाते हो साइंस में, मतलब मिल जाता आपको डायग्राम। उस समय रटते थे ना, वही प्रैक्टिस कर, रट के पूरा प्रैक्टिस करके जाते थे। ठीक ठाक है, कहाँ है, मिला मेरे जैसा पेंटर। हाँ दे रहे मिला मेरे जैसा पेंटर मिला, इसको प्रोत्साहित किया है। पेंट ही ना किए हैं। हाँ इसको दूसरा ही पेन से बनाना चाहिए था। हम लोग को तो पता है ना, हम आलसी हैं। अब वो गलती हो गया, अब मिटाते तो और डबल मेहनत हो जाता ना, बात वो समझो। कैसे जाता है, हाँ पास में है, यहीं से सब आदान प्रदान होगा, इंतजार। देखो
जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल जो है कफ शेप का होता है। कैसा शेप का? कफ शेप का होता है। ये बना हुआ इसी को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर में ना ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। क्या होता है? गुच्छा। ब्लड वेसल तो समझ में आ गया, जिससे खून पास करता है। आर्टरी भी होगा, कैपिलरी भी होगा और वेन भी होगा। क्लियर है? तो उसका गुच्छा इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर में कप में रखा हुआ रहता है। क्लियर है? अब जब ये खून यहां ब्लड आता है, यहां से आता है ना, ब्लड वेसल्स है तो खून ही पार होगा अंदर से। जब ब्लड जाता है और यहां से जाता है इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर से, ठीक है, जितना भी यूरिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाटर, ये सब होता है ना, इसके अंदर फिल्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। ठीक है, और जमा हो जाता है। क्लियर है? अब जमा होने के बाद ये जो कचरा है इधर जाता है, कचरा इधर से ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा। ठीक है, बाद में इसको एक जगह पे रियलाइज होता है इस ब्लड वेसल्स को, यार कुछ अच्छा अच्छा चीज भी ले गया यार, एक्स्ट्रा चीज, किडनी जो जरूरत था बॉडी को वो भी फिल्टर कर गया। तो वो इस पॉइंट पे क्या करेगा, वापस से कुछ कुछ अच्छा चीज दे देगा, जैसे कि ग्लूकोज दे देगा, एमिनो दे देगा और पानी तो देता ही देता है। ठीक है, दे दिया। क्लियर है? वो इसी प्रोसेस को, यहां पे जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसी को कहते हैं रीजेनरेटिव या रीजेनरेटिव, फिर से जनरेट किया गया। जो चीज बना हुआ था उसको ऑलरेडी वापस लिया गया, रीजेनरेटिव एब्जॉर्प्शन, या फिर बोल लो रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए, स्टारफिश करता है, स्टारफिश रीजनरेट करता है। चलिए देखिए, तुम लोग में एनिमल किंगडम कैसे आ गया? अच्छा, उसमें से आया। ये चैप्टर बेसिकली उसमें पढ़ा जाता है, एनिमल किंगडम का पूरा हो रहता है। तो बायो का सबसे गंदा चैप्टर हमको खुद पर्सनली लगता है। फाइलम कोडाटा, फाइलम ये वो इतना याद रखना पड़ता है, खुद दिमाग खराब हो जाता है। वो ऐसा चैप्टर है, जितना बार अभी तक याद किए होंगे, कम से कम अभी तक 15 से 12 बार बायो पढ़े हैं, भूल ही जाते हैं 7 दिन 10 दिन में। और पढ़ाने से पहले पढ़ाना कुछ ऐसा टॉपिक होता ही है। चलिए, यहाँ पे रीजनरेटिव एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब जो कचरा था वो निकल गया और जो ब्लड था वो प्यूरिफाई होके वापस पूरे बॉडी में घूम रहा है। अब एक बात समझिएगा, जो हार्ट था वो तो पंप करता था। एक घर होता है ना, घर में पंप भी लगा रहता है टंकी में पानी डालने के लिए। अब वो टंकी का पानी में तो बहुत दिन से मान लो साफ सफाई नहीं हुआ है, धरती का पानी थोड़ा बहुत गंदा रहेगा, वो किचन के नल से आएगा, किचन में फिल्टर लगा होगा, फिल्टर से आप फिल्टर करके पानी लोगे। तो जो घर का पंप है, तो हमारा अगर बॉडी घर मानते हैं तो हार्ट वो पंप है, और किडनी क्या है? किडनी है फिल्टर। यानी कि जिनको भी कंफ्यूजन है कि हार्ट जो है प्यूरिफाई कर रहा है खून को, नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन ओनली बाय किडनी। हार्ट इज जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ पंपिंग। वो फोर्स लगा के ब्लड प्रेशर से हर जगह खून को भेजता है, उसका यही काम है, प्यूरिफिकेशन करना किडनी का काम है। क्लियर है? प्यूरिफिकेशन मतलब लंग्स में प्यूरिफिकेशन थोड़ी होता है, लंग्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन क्या है? यहां से एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, कचरा सब जमा हो गया, ये हुआ ना प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में कैसे पुराने जमाने में वो जो फिल्टर होता था, सैंड, थोड़ा सा बड़े बड़े रॉक्स, फिर पानी, अच्छा पानी नीचे आ जाता था, तो ये काम ये कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्लियर है? और जो हार्ट है उसका बस एक काम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा करके आर्टरी से। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो तो भूल ही गए थे तुम लोग उसमें बताना। सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल बेसिकली जो जब हार्ट है हमारा, हार्ट जो है ऐसे ऐसे करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। 120/80 नॉर्मल है। अब किसी किसी का 130/70 आता है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? चलता है, 10-20 ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आओ, देखो चेंज होगा, वो चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 120 की जगह 170 पहुंचा हुआ है, तब रिस्की सीन है। ठीक है,
तो इसी से एक रिलेटेड बीमारी है जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उस बीमारी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्लियर है? इसमें नस फटने का, ब्रेन हैमरेज होने का, ब्रेन क्लॉटिंग होने का, और नस फट गया तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फिर ब्रेन अगर जिधर का भी नस गड़बड़ हुआ, ब्रेन बोलेगा हाथ को हाथ उठाओ, ये ऐसे ही रह जाएगा, तुम सोचते ही रह जाओ यहां से कि हाथ उठाना है, काम ही नहीं करेगा, वो चीज हो जाता है। क्लियर है? और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो यू विल फील वीक। ठीक है? बेसिकली अगर कोई वीकनेस फील कर रहा है तो उसको अपना हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, उसका हेमोग्लोबिन की कमी होगी। समझ में आया? जो हमेशा वीक फील करता है, सोया भी है तो उठ रहा है तो बोल रहा है, कह रहे तो थक गए यार सो के, तो तुमको हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। ठीक है? मेल में ज्यादा खून होता है या फीमेल में? फीमेल में खून ज्यादा होता है, मेल में खून ज्यादा होता है। मेल में 6 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर खून होता है। तो अब खून में ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा रहेगा? हमारे पास। दिमाग किस गाली नहीं सुनना हमको, मजाक कर रहे थे। ठीक है? जाएगा बिल्कुल। तो कुछ और भी कंडीशन है ना, किसी का दिमाग ही उल्टा था, ब्लॉकेज है, कुछ गड़बड़ी है, बहुत चीज मैटर करता है। हाँ, नॉर्मल का। हाँ, देखो यहाँ पे जो ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो इससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करेगा, वो नहीं बताएगा। दिमाग तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, लॉजिकल पे काम करेगा। वो जब जाएगा ना, ये क्या दर्शाता है पता है? तुम्हारा बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा गया, ब्लड ज्यादा है, तुम ज्यादा ताकतवर होगा फीमेल से, ये चीज बताता है। मेंटल एबिलिटी तो टोटल उसके मतलब वो कैसे अपने माइंड को ट्रेन किया गया है, कैसे किया है, समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो ज्यादा बुद्धि उसके पास होगा। फिजिकल एबिलिटी मेल का ज्यादा होगा, ये पावर ज्यादा होगा, ताकत शरीर में, क्योंकि खून ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो तुम थका थका फील नहीं करेगा। राइट? ये पार्ट वो बताता है। ठीक है? चलो, यहां पे तुम्हारा एक्सक्रीशन भी समाप्त।